गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपकमिंग 7वीं, 8वीं और 9वीं संयुक्त सिविल सेवा जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करेंगे और इसका एक ओवरव्यू करेंगे। कैसे तैयारी करें, किन पुस्तकों का अध्ययन करें, इन सभी बातों पर मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले यह बता दूं कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा का विज्ञापन जल्द ही आने वाला है और विज्ञापन के पश्चात बहुत ज़्यादा समय प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप जल्द से जल्द इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में किन किन बातों का अध्ययन करना है। अगर हम सिलेबस का ओवरव्यू करें तो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों में कुछ प्रश्न इतिहास से संबंधित होंगे, कुछ प्रश्न भूगोल से, कुछ प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से, कुछ प्रश्न भारतीय राज व्यवस्था से, कुछ प्रश्न सामान्य विज्ञान से, कुछ प्रश्न ह्यूमन राइट्स से, कुछ प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट से, कुछ प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर 1 में 100 प्रश्नों में 10 प्रश्न झारखंड से संबंधित पूछे जाएंगे। अब हम लोग सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में बात करें तो सेकेंड पेपर का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ झारखंड से संबंधित है। इसमें सभी 100 प्रश्न झारखंड से रिलेटेड होंगे। अब कैसी रणनीति हो हमारी कि हम इस परीक्षा में सफल हो पाएँ, यहाँ 1-2 बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सबसे पहले आप लोग यह जान लें कि पीटी परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 में कैटेगरी वाइज एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। अर्थात पेपर 1 में जनरल कैटेगरी के लिए 40% और पेपर 2 में भी 40%, ओबीसी के लिए 36% और SC/ST के लिए 32%। अर्थात दोनों में सेपरेटली या अन्य शब्दों में कहें तो इंडिविजुअली अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तभी आप पीटी परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। अन्यथा एक पेपर में आपके प्राप्तांक बहुत ऊंचा होने के बावजूद अगर दूसरे पेपर में आप कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में असफल हैं तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर फोकस होना चाहिए तैयारी में। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि चूँकि टोटल पीटी का प्राप्तांक फुल मार्क्स है 400 नंबर का, इसमें 220 नंबर अर्थात 110 प्रश्न झारखंड से संबंधित होंगे। इसलिए इस तैयारी में हमारा मेन फोकस झारखंड पर भी होना चाहिए। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 में हम लोग प्रारंभ से कुछ न कुछ पढ़ते आते हैं, सीखते आते हैं। स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल्स और बेसिक ज्ञान कुछ न कुछ हम सबों को पेपर 1 के बारे में होता है। लेकिन जहाँ तक पेपर 2 की बात है, पेपर 2 चूँकि पूरी तरह से झारखंड से संबंधित है, ये स्पेशल पेपर है झारखंड का और इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्ञान नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर 400 नंबर में 220 नंबर एक ही पेपर का हो तो निश्चित तौर पर हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। प्रोफेशनल अप्रोच यही कहता है, पेशेवर दृष्टिकोण ही बताता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। कैसे करें,
किन किन पुस्तकों का अध्ययन करें, अध्ययन में हमारा सामग्री क्या क्या होना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले पेपर 2 के सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सिलेबस ज़रूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो नेट पर भी इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध है। इसके अलावा नेट पर इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है और बाज़ार में इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो पुस्तक की दुकानें हैं वहाँ से आप इसकी हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। अब अगर आप झारखंड के सिलेबस का स्टडी कर रहे हैं तो जो पहला टॉपिक है वो झारखंड के इतिहास से संबंधित है। इसमें आपको झारखंड का हिस्ट्री पढ़ना है और इसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो पर्टिकुलराइज किए हुए हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये स्पेसिफाइड हैं, पर्टिकुलराइज्ड हैं। इनमें आपको मुंडा शासन प्रणाली पढ़ना है। झारखंड में सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना मुंडा शासन प्रणाली में ही हुई। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ना है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ना है, मांझी परगना पढ़ना है जो संथाल जनजाति में प्रचलित है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ना है जो हो जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा जो यहाँ के सदान हैं उनमें जो जातीय पंचायत व्यवस्था है उसका स्टडी करना है। तो ये पहला टॉपिक है। और अगर संक्षिप्त में कहें इन ए नटसेल तो इस टॉपिक में आपको ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या जो ट्राइबल पंचायती सिस्टम है जो झारखंड में परंपरागत जनजातीय शासन प्रणाली रही है, बेसिकली आपको उसी का स्टडी करना है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक झारखंड आंदोलन से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है, तो इसमें झारखंड के सदान कौन हैं, सदान का फीचर्स क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका रेस क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ों का स्टडी करना है। फिर आपको इस चैप्टर में झारखंड के आदिवासी, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो 32 ट्राइब्स एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं झारखंड में, इनका आपको एथनोग्राफिक प्रोफाइल का स्टडी करना है, मतलब उनके संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन करना है। इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो भी रहे हैं, उनका स्टडी करना है। चाहे वो पांडे गणपत राय हों, चाहे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हों, चाहे शेख भिखारी हों, इन सभी का आपको स्टडी करना है। उसके बाद है झारखंड के विभूति, झारखंड के जो एमिनेंट पर्सन्स रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा हैं एमिनेंट पर्सन्स में, जैसे आपको सिद्धू कान्हू हैं, तो जैसे आपको जतरा भगत हैं, तो इन सभी का आपको स्टडी करना है। इसके बाद जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। झारखंड आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन आपको देखना है, इसका जेनेसिस देखना है, कारण क्या थे और इसकी परिणति किस प्रकार झारखंड एक पृथक राज्य के गठन के रूप में हुई है, इसका स्टडी करना है आपको। अब उसके बाद जो अगला चैप्टर है वह झारखंड की विशिष्ट पहचान, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। इसमें आप झारखंड का सोशल कंडीशन देखिए, कौन कौन सी जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, सदांस हैं, उनका फीचर्स क्या है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, यहाँ का जो कल्चरल सिचुएशन है इसके बारे में, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन, झारखंड का इकोनॉमिक कंडीशन, झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान। जैसे झारखंड की धार्मिक विशेषता क्या है, बाकी तो देश में जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं सब यहाँ हैं, प्रमुख धर्म जितने भी हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सब हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो अलग धर्म है जनजातियों का मूल धर्म, वो है सरना धर्म, जिसको लेकर सरना कोड का डिमांड भी हो रहा है और उस पर सरकार ने पहल भी किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है झारखंड का लोक साहित्य। यहाँ का जो लोक साहित्य मतलब जो फोक लिटरेचर है, यहाँ का फोक डांस,
जैसे छऊ है, जैसे पैका है। उसके बाद यहाँ का संगीत जो फॉक म्यूजिक है यहाँ के दर्शनीय स्थल मतलब जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं, चाहे वो दिवड़ी मंदिर हो, चाहे भद्रकाली मंदिर हो, चाहे वो रजरप्पा हो, तो चाहे वो कोई भी जलप्रपात हो, हुंड्रू हो, लोध हो, सदनी हो, इन सभी का आपको स्टडी करना है, चाहे वो नेशनल पार्क हो। उसके बाद आपको आदिवासी संस्कृति जो हम लोग पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसको फिर कैसे सब क्लासिफाई किया गया है, इसका उपवर्गीकरण क्या है। तो लोक साहित्य चाहे मुंडारी में हो, चाहे खोरठा में हो, चाहे नागपुरी में हो, चाहे वो कुड़ुख में हो, इसमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी कृतियाँ क्या हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद इसी में अगला सब टॉपिक है पारंपरिक कला और लोक नृत्य, जो यहाँ का फोक डांस है। उसके बाद है लोक संगीत और बाद यहाँ के जो फोक सॉन्ग हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो झारखंड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो नगाड़ा हो, चाहे ढोल हो, चाहे ढाक हो, चाहे वो धमसा हो, तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ही शार्पली और बारीकी से अध्ययन करना है, माइन्यूटली। इसके बाद है दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो, इसको की गुफा हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिकल हो, चाहे वो धार्मिक हो या फिर आधुनिक स्थल हो, इन सभी का आपको स्टडी करना है। इसके बाद इसी में जो लास्ट सब टॉपिक है वो है आदिवासी के बारे में, इनका रेस क्या है, इनका लैंग्वेज क्या है, इनका कल्चर क्या है और इनके फीचर्स क्या हैं, इसका स्टडी करना है। अगला जो चैप्टर है वो है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। सिलेबस में कहीं कहीं रिपीटेशन भी है, कहीं कहीं पुनरावृत्ति भी है। इस चीज़ को हम लोग पिछले टॉपिक में भी देख रहे थे चैप्टर में, और यहाँ भी अलग से है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार जो बेसिकली वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इसके बाद है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रांची विश्वविद्यालय हो, चाहे सेंट जेवियर कॉलेज हो, चाहे डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित झारखंड का पहला कॉलेज सेंट कोलंबस कॉलेज हो, इन सभी का आपको स्टडी करना है। कब स्थापना हुई, क्या उसका अभी का क्या उसका रिसेंट स्टेटस है, ISM है, तो ये सब आपको डिटेल्स में जाकर स्टडी करना होगा। इसके बाद है झारखंड के खेल कूद मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स। झारखंड में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, यहाँ के जो खेल हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से एमिनेंट पर्सन्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, तो सभी के बारे में आपको स्टडी करना होगा और डिटेल स्टडी करना होगा। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से स्टेडियम्स हैं, स्टेडियम में कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल के एसोसिएशंस हैं, उसके जो हेड हैं वो कौन हैं, तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ का स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स है, इन सभी चीज़ों पर आपको डिटेल में जाकर स्टडी करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है झारखंड के भूमि संबंधी कानून मतलब लैंड लॉज। झारखंड के जो लैंड लॉज हैं जिसमें आपको मेन फोकस करना है CNT एक्ट पर, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या कानून, और दूसरा है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अन्य राज्यपरक अधिनियम में आपको पेशा कानून आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है कि इन कानून में ये जो भूमि कानून है इसमें किस तरह से जनजातियों की भूमि का संरक्षण का प्रावधान किया अंग्रेजों ने। जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इनफैक्ट इसका तो निर्माण हो चुका था 1908 में ही। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट हालांकि बाद में आया है 1949 में, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत पहले मिलेगी, जो अंग्रेजों ने बनाया था। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है राज्य में सिंस इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। इस चैप्टर में आपको झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ना है, यहाँ का फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ का नदी जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ का पहाड़ पर्वत
जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो हिलॉक्स हैं, इन सभी का स्टडी करना है। इसके अलावा माइंस और मिनरल्स, ये सभी स्टडी करना है। कौन कौन से मिनरल्स हैं यहाँ, उनका कौन कौन सा माइंस है, उस पर कौन कौन सा इंडस्ट्री बेस्ड है, कैसे वो रिसोर्स जनरेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे वो वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं झारखंड के विकास में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप जानते हैं कि झारखंड बनने के बाद 2002 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, 2012 में दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया और 2016 में तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया जिसका नाम है झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसमें झारखंड को किस तरह से डेवलप किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हो, यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो और बाहर से पूंजी का निवेश हो, इस पर सरकार बहुत काम कर रही है। इसके बाद है पुनर्वास नीति, विस्थापन और इसको बोलते हैं हम लोग रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, कि अगर किसी प्रोजेक्ट के बैठने से, किसी उद्योग के लगने से अगर स्थानीय लोगों का विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके लिए कैसे रिहेबिलिटेशन का पैकेज बनाया जाए जो बिल्कुल ही ह्यूमन हो और जो बिल्कुल ही मानवोचित हो, जुडिशियस हो, विवेकशील हो। इस सब पर स्टडी करना है आपको। इसके बाद अगला जो चैप्टर है उसमें झारखंड के प्रमुख उद्योग, जैसे आपको HEC है, जैसे बोकारो स्टील लिमिटेड है, जैसे आपको टाटा स्टील है, तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनका सारा डेवलपमेंट्स आपको पढ़ना है। कैसे स्थापना हुई, किसके कोलैबोरेशन से हुई, किस 5 ईयर प्लान में हुई, किस साल हुई, क्या उनका कैपेसिटी है, प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा। किस जगह पर वो स्थापित है, प्लेस भी उनका देखना है, और झारखंड में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं। जितने भी सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो कोई भी और प्लान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री दाल भात योजना हो, तो ये सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी प्लान्स, जितने भी स्कीम्स झारखंड में एग्जीक्यूटेड हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट जितना भी प्रोग्राम्स ला रही है, जितना भी योजना ला रही है, जितना भी स्कीम ला रही है, इन सभी का आपको स्टडी करना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। इसके लिए आप लोकल न्यूज़पेपर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी अच्छा लगे इसका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर बाज़ार में जो मैगजीन्स उपलब्ध है झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको पढ़ते रहिए। इसके बाद है आपको झारखंड में जंगल प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वन्य जीव जंतु संरक्षण, जो वाइल्ड लाइफ है उसका कैसे प्रोटेक्शन हो, वाइल्ड लाइफ का कैसे कंजर्वेशन हो, कैसे उनका कंजर्वेशन हो, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। झारखंड में फॉरेस्ट कैसे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से सेंचुरीज हैं, कौन कौन से, इसमें आपको नेशनल पार्क तो एक ही है, क्या उसका फीचर्स है, किस जगह पर है, कब स्थापित हुआ, तो इन सारी चीज़ों का आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो झारखंड राज्य का एनवायरमेंटल स्टडी करना है। इसमें आपको पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, जो इकोलॉजी का चेंज हो रहा है झारखंड में, पूरे विश्व में हो रहा है, झारखंड भी इससे अनटच्ड या अनअफेक्टेड नहीं है। इसको कैसे, ये जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिकूल, जो एडवर्स चेंज है, इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करें, मतलब उसको हम लोग रोकें, और कैसे हम जो चेंज आ रहा है उसके साथ एडेप्टेशन बनाएं, ताकि जो यहाँ का डेवलपमेंट है, यहाँ का एग्रीकल्चर है, यहाँ का फॉरेस्ट है, यहाँ का जो एनिमल्स है, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, वो उसके साथ एडेप्ट कर सके। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन।
आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी हैं। तो नेचुरल में जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है वो है थंडरिंग, जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं ठन का। इससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होता है, बहुत ज़्यादा इससे जान माल की क्षति होती है। तो इस पर सरकार का क्या एफर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा एक्ट लागू है, कौन सा स्कीम चल रहा है, कौन सा प्लान चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब किस व्यक्ति को कब पद्मश्री मिला, किस व्यक्ति को कब ध्यानचंद अवार्ड मिला, किस व्यक्ति को, किस खिलाड़ी को कब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, झारखंड में सबसे ठंडा जगह कौन है, सबसे ज़्यादा वर्षा का जगह कौन है, झारखंड का शिमला किसको कहते हैं। तो इस तरह का झारखंड को रूढ़ प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो इस तरह की जितने भी तमाम जो मिसलेनियस हैं और करेंट टॉपिक से रिलेटेड है उस पर आपको फोकस करना है। तो सेकंड पेपर कितना सिग्निफिकेंट है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू लिया सिलेबस का, एक हम लोगों ने समीक्षा की। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सिलेबस जो है इस पर हम लोग किन किन स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, कैसे इसकी तैयारी करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने पहले सुना भी नहीं होगा। जैसे पहला ही टॉपिक है पढ़ा पंचायत। ये पढ़ा पंचायत क्या होता है अधिकांश स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। मांझी परगना क्या होता है ये नहीं जानते हैं। ढोकलो सोहर तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है और इसके लिए आपको ऑथेंटिक जो प्रमाणिक स्टडी मटेरियल है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो स्टडी मटेरियल्स आप क्या क्या फॉलो करेंगे। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति, बालमुकुंद विनोतम की एक किताब आती है झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। ये किताब बड़ा ही ऑथेंटिक है और रिसर्च बेस्ड बुक है। ये एक तरह से ये शोध पुस्तक है। इसके बाद झारखंड का एनसाइक्लोपीडिया, ये 4 वॉल्यूम में है, काफ़ी उत्कृष्ट किताब है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी नॉलेजेबल है। इसको रणेंद्र ने लिखा है और सुधीर पाल जी ने, दोनों ने मिलकर इसका संपादन किया है, इसको एडिट किया है। ये माइलस्टोन बुक है, झारखंड एनसाइक्लोपीडिया, हिंदी में उपलब्ध है। इसके बाद आप लोग एक किताब आती है झारखंड की सुनील कुमार सिंह की, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये पूरी तरह से सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन हर राइटर का लिमिटेशन होता है, सीमा होती है। कोई एक किताब पढ़ने से आप सिविल सर्विस, जेपीएससी के सिविल सर्विस को आप पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सिविल सेवा की परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा की परीक्षा है ये। तो इसमें किसी तरह का कोई भी आपका जो लैप्सेज है, कोई भी किसी भी तरह का जो आपका नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, वो आपके लिए फैटल साबित होगा। इसलिए बिल्कुल डिटेल पढ़िए, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए, एक्सटेंसिव पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए। इसके अलावा एक राम कुमार तिवारी की पुस्तक भी है झारखंड की रूपरेखा, आप उसको देख सकते हैं, यूजफुल है वो, हाल ही में बिहार ग्रंथ अकादमी से पब्लिश हुई है वो। इसके बाद सीएनटी और एसपीटी का बेयर एक्ट की किताब आती है, एक बेयर एक्ट की किताब आती है सीएनटी पर अलग से और एसपीटी पर अलग से। उसमें पूरा जो सीएनटी का प्रोविजंस है वो जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन अलग से किसी राइटर का नहीं है, किसी ऑथर का नहीं है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो आती है किताब मल्होत्रा बुक डिपो की, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा द शेड्यूल ट्राइब करके एक किताब आती है, वो कुमार सुरेश सिंह की, उस किताब को भी आप लोग देख सकते हैं। बाज़ार में अगर आप किसी मैगजीन को फॉलो करना चाहते हैं तो स्पर्धा का मैगजीन फॉलो करें। स्पर्धा का जो झारखंड पर स्पेशली आता है, काफ़ी वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और मैं समय समय पर YouTube पर उपलब्ध होता रहूँगा। बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर आया हूँ, क्योंकि बीच में व्यस्तता काफ़ी थी और हमारे ऑनलाइन क्लासेज काफ़ी चल रहे हैं, तो इस व्यस्तता के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया।
कोशिश करूँगा कि आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँ। और अंत में बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। गुड बाय।